हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा हम पहले तुम केमिकल बॉन्डिंग में सीख लो, ठीक है, उसके बाद आएगा, बस अभी इतना मान लो, ठीक है। एक चीज लिख लेना, ठीक है, ठीक है, बस इतना मान लेना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या है, अ टाइप ऑफ, अ स्पेशल टाइप ऑफ, लिख लेना नोटबुक में, अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। वहां पर अभी मैंने इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं किया क्योंकि अभी तुम्हारा हुआ नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको नोट बना के लिख लेना, ठीक है। जब तुम्हारा वहां डिटेल में हो जाएगा मैं भी एक बार इस पर जोर डाल दूं, बस इतना मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन शो करते हैं, ठीक है। ये लगा लो, एक फ्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन लगा होता है, एक नाइट्रोजन के साथ, और एक ऑक्सीजन के साथ, बस ये तीन ही है जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल एटम ये मेरे तीन होते हैं। क्लोरीन नहीं करता, बहुत कम केसेस में करता है लेकिन हम उनको मानते नहीं है, ठीक है। मेनली ये तीन ही होते हैं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए वो शो नहीं कर पाता, ठीक है। और एक और, चलो अब लिख ही रहे, एक और चीज भी लिख लो, जो मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये वंडरबल फोर्सेस है, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर मास के, ठीक है, या बोल दो सरफेस एरिया के, ठीक है। बेटा बैंड थ्योरी अभी तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये दोनों चीजें इसको इसको मार्क कर लेना, ठीक है, वंडरबल फोर्सेस जो होते हैं। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरबल फोर्सेस के, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरा जो CH4 है, ठीक है, CH4 से मेरा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा SiH4 से, ठीक है, ठीक है। फिर मेरा जर्मेनियम H4 से, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरा नीचे क्या हो रहा है, सर मोलर मास बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वंडरबल फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। यही अगर मैं करना चाहूं, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक दो तीन चार, ठीक है, इसकी, और एक दो तीन चार, यहाँ पर दोनों का मोलर मास सेम हो गया, ठीक है, सेम है मोलर मास, तो यहाँ पर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अभी नोट कर लो, अभी तुम जब ये सीख जाओगे ना केमिकल बॉन्डिंग में तो दोबारा से आएगा, अभी बस इसको नोट कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा अगर कभी क्वेश्चन दिख जाता है अभी इस चैप्टर में तो वहां पर तुम इसको कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया देख रहे हैं, जर्मेनियम बेटा जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। हाँ भेज दूंगा बेटा। एक और चीज भी लिख लो, जैसे HCl है, ठीक है, HCl से ज्यादा मेरा किसका होगा, पहले HF, ठीक है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। लेकिन HF तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ऊपर, तो ये कूद के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो इसका मेरा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से कूद के वहां चला जाता है, रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा हमारा खुद बताओ, जितना बंदे का शरीर होगा, जितना शरीर होगा उतने उसके अंदर फोर्सेस आएंगे, जितने फोर्सेस आएंगे, ठीक है, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़िया इंटरेक्शन है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इसके साथ में ही यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है। हेडिंग डालो गैस लॉज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। तुम्हें ग्राफ तो आते हैं ना, बताना एक बार, ग्राफ तो रट चुके होंगे अच्छे से, ग्राफ्स बनाने आते हैं, बताओ ग्राफ्स बनाने आते हैं, ठीक है। तो आज तुम्हारा वही टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा तुम्हारा ग्राफ्स का। तो गैसेस लॉज क्या है, जिन पर बेस्ड है मेरी पूरी गैशियस स्टेट, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पूरा लगभग गैशियस लॉज पर ही सब बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या होता है, सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है, BOYLES, ठीक है, ठीक है। ये लोग क्या कहता है, सबसे पहले बॉयल ने क्या देखा, बॉयल ने एक चीज ऑब्जर्व की, उसने ये देखा, तुम खुद बताओ कि अगर मैं, ये मान लो मेरी गैस है, ठीक है, इसके अंदर मेरी गैस भरी हुई है, ठीक है, ये मेरी गैस है पूरी, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं ऊपर से, तुम्हें साफ पता क्या होगा, बताओ, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा लो है, ये मुझे क्या बोलता है कि अगर मैं क्या करूं, एट कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मोल, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली टू वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई इसकी, अगर मैं बोलना चाहूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, एक ही बात है, ठीक है। मैंने क्या फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस बोला, तो मतलब मैंने मोल्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या हो गई ये, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो, तुम्हें पास दो वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हो, तो इसलिए हम बाकी दो को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। मैंने कल तुम्हें वेरिएबल्स बताए थे, ठीक है, तो उसके अंदर में दो पता होते हैं, दो को हम ड्रॉ करते हैं और दो को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, K/V लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा के क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है कांस्टेंट आता है, ठीक है, सबको पता है ये बात। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, KV इज इक्वल टू K लिख सकता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये बोल सकता हूँ, समझ गए, बोलो, समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक चीज बोलूं, ठीक है, एक चीज तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर मेरा पीवी कांस्टेंट है तो मेरा जो पहले पी और वन वी होगा, वो जो बाद में वो होगा, दोनों सेम होंगे ना, ठीक है। अगर ये मैंने पी और वी कांस्टेंट है तो मेरा पी और वी का पहले एक वैल्यू और बाद की वैल्यू बराबर आएगी बेटा। P2V2 मतलब है, पीवी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अब मेरा पीवी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि मेरा अगर जो पहले पी और वी को मल्टीप्लाई करता कुछ वैल्यू आती अभी भी वही रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ P2V2 लिख दिया। अगर एक चीज कांस्टेंट आ रही है तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भूल गए, मैंने जब वो करवाया था एटॉमिक में भी हमने ये बात सीखी थी, ठीक है। तो मैं दो को इक्वेट कर सकता हूँ, सीधी सी बात, अगर कांस्टेंट है तो जो पहले उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा अभी भी उसका इतना ही होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें ये वाली चीज अच्छे से पता है, ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई सस्पेंस की बात नहीं है, पीवी टू एनआरटी की इक्वेशन होती है, आती वो इन्हीं लॉस से, लेकिन तुम्हें अब ये सस्पेंस वाली बात नहीं है, तुम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है,
ठीक है। अगर मेरा पीवी इज इक्वल टू के है, ठीक है, अगर पीवी इज इक्वल टू के है, ठीक है, तो और मेरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, के इज इक्वल टू एनआरटी बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको मिलाऊंगा, इक्वेट करूंगा, तो मेरा के इज इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा। बताओ, ठीक है। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी थी। अब तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहला ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, पहले बताओ तुम्हें ग्राफ थोड़े बहुत तो याद है ना, या दोबारा बताऊं एक बार? ग्राफ तो आते हैं, तुमने मैथ्स में कर लिया, सब बच्चों ने किया, बताना एक बार। मैथमेट ग्राफिकल पोर्शन सबको आता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल वाले ग्राफ आते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं इस केस में, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बताओ? प्रेशर और वॉल्यूम का, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। बताओ कैसा बनेगा? तो ये मेरा क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इसका ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा, समझ गए? बोलो, ठीक है। अब जब मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको मैं बोलता हूं आइसोथर्म। आइसोथर्म कुछ भी नहीं है, जो मेरा ग्राफ होता है, ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको मैं आइसोथर्म बोलता हूं। तो इस बात का ध्यान रखना, आइसोथर्म क्या होता है। तो मैं इसको आइसोथर्म बोल सकता हूं, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है, तो ये मेरा आइसोथर्म होता है, ठीक है। समझ रहे हो? बोलो, ठीक है। आइसोथर्म बेटा कुछ भी नहीं है, जब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाता हूं उसको आइसोथर्म बोलते हैं, उसका एक नाम दिया हुआ है बस। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो उसको आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। पी और वी के बीच में ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अ प्लॉट बिटवीन पी एंड वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, मैं पी और वी के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, बताओ, बनेगा ऐसा? मान लो ये मैंने T1 टेम्परेचर पे किया, ठीक है। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ही होगा, तभी वो बॉइल्स लो होगा। तुम एक बात बताओ, तुम मैथ्स में ग्राफ पढ़ चुके हो, तुम तीन वेरिएबल्स के बीच में कभी बना सकते हो? हमेशा हम एक को कांस्टेंट करते हैं ना, तीन वेरिएबल्स के बीच में तुम कभी ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें एक को कांस्टेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। मान लो मैंने पहले बनाया, ठीक है, हाँ बेटा अभी आगे बताऊंगा, हाँ ये पी और वी के लिए, ठीक है, T1 है। अगर मैं क्या बनाऊं, T2 पे एक टेम्परेचर बना, पी और वी का ग्राफ बनाऊं, तो मेरा ऐसा बनेगा, टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसका ग्राफ भी बदल गया, ठीक है। अगर अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ T3 पे, ठीक है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बदला शेप वही रहेगी, लेकिन ग्राफ एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता जाएगा। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, विच टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन तीनों में से, T1, T2 या T3? बोलो, कैसे कैसे देखेंगे? ठीक है, जिसको नहीं आता बहुत सिंपल है, क्या करना है, कुछ भी ना करो, ठीक है, कुछ भी ना करो बेटा, स्लोप यहाँ पर नहीं देख सकते तुम, ठीक है। यहाँ पर हमें डी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप डीपी बाई डीवी होगी, वो स्ट्रेट लाइन में जनरली देखते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन ना हो ना ग्राफ, तो तुम बस क्या करो, एक को किसी को भी ना प्रेशर को कांस्टेंट मान लो, ठीक है, मान लो मैंने कांस्टेंट माना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरे 3 पॉइंट्स आए, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। प्रेशर को या वॉल्यूम किसी को भी कांस्टेंट मान लो एक, तो मैंने प्रेशर को मान लिया, मान लो, ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट माना, तो वो एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इतनी बात सबको समझ आ रही है? बोलो, आ गई? प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया मैंने, मानूंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब उसकी कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम यहाँ पर लिख लो, कौन कौन सी आ रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये कौन सी आ रही है? V1, ठीक है, V2, ठीक है, और ये V3, यही आ रही है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालू, इस पॉइंट का वॉल्यूम वाला एक्सिस निकालू, तो V1 आएगी, इसकी V2, इसकी V3। बोलो, बोलो, ठीक है। अब तुम अच्छे से जानते हो
तुम अच्छे से जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये सब जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, एन तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, और एक पॉइंट के लिए तो मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वी ओ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, वी ओ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, बोलो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में बता दो सबसे बड़ी वॉल्यूम कौन सी है। साफ साफ दिख रहा है, V1 से बड़ा V2 है, V2 से बड़ा V3 है, तो मेरा क्या हो गया, T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। तो आंसर क्या हो गया मेरा, ये। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। समझ गए, बोलो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगर मैं तुमसे ग्राफ बोलता हूँ, मेरे साथ साथ ग्राफ बनाते रहना सब बच्चों, ठीक है, सब बनाते रहना। अगर मैं पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाऊं कैसा बनेगा बताना, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बता दो कैसा बनेगा, जल्दी बोलो। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो सीधी सी बात है, ठीक है, ध्यान दो इधर, सीधी सी बात है, मेरा पीवी क्या है, के है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं ना, तो भी मेरा पीवी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इनडायरेक्टली तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर पी चेंज कर रहे हैं तो कांस्टेंट कैसे रहेगी, अगर पी बढ़ाऊंगा ना तो वी अपने आप कम हो जाएगा, पी कम करूंगा तो वी अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन पी और वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये सारे हमारे किस पर बन रहे हैं ग्राफ, ये याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहे हैं सारे। ठीक है, अब अगला ग्राफ तुम बताओगे, फटाफट मुझे बताते जाओ। ठीक है, अगर मुझे ग्राफ बनाना है पी और 1/v के बीच में, बेटा पीवी वर्सेस पी का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, पीवी, दोबारा सुन लो, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाऊंगा, तुम एक बात बताओ, मैंने जब तुम्हें बोल दिया पीवी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर बदलूंगा, प्रेशर बदलने पे मेरा क्या होगा, इसकी वैल्यू नहीं बदल सकती क्योंकि कांस्टेंट होता है। देखो अगर मान लो मैंने प्रेशर की वैल्यू पहले 10 थी, ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू पहले थी 5, ठीक है, अगर अब मैं क्या कर दूंगा, प्रेशर चेंज कर दूंगा, ठीक है, प्रेशर मान लो मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो मेरी वॉल्यूम अपने आप 10 हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 ही रहेगा, तो हमेशा ये मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मेरी पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर मैं पी बदल रहा हूँ ना, तो मेरा पीवी हमेशा फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, इस वजह से उसका कांस्टेंट ग्राफ आता है। ठीक है, अब इन दोनों का ग्राफ बता दो एक बार, इन दोनों का ग्राफ। बेटा पी वर्सेस 1/v है, तो मैंने 1/v को इसमें x मान लिया है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ p इज इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है, k इंटू 1/v होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू k इंटू 1/v, 1/v मेरा अब x हो गया। ठीक है, तो मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स वाला सिचुएशन बन गई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स बन गई, तो मेरी ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब कि बस हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, यहाँ से तो पूरा दिखाएंगे, जीरो पर हम डॉटेड से लेके जाएंगे। क्यों, कोई खुद बताओ, मैं अगर प्रेशर को जीरो करता हूँ तो मेरी 1/v की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो वॉल्यूम क्या आ गई, इन्फिनिटी, और तुम्हें पता है वॉल्यूम इन्फिनिटी नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब अगला बताओ, अगर मैं p/v वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाता हूँ, अब तुम्हारा मैं ग्राफिकल मैथ देखता हूँ तुम्हें कितना ग्राफ आते हैं, बोल रहे थे हम तुम्हें आते हैं, तो देखते हैं अब तुम कैसे p/v वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाना है। सिखाऊंगा, बहुत सिंपल टेक्निक है, एक ही सिंपल टेक्निक से सब कर लोगे, लेकिन तुम्हें कितना आता है मैं एक बार ये देख लूंगा। ठीक है, p/v वर्सेस 1/v का ग्राफ बना दो। ठीक है, तो सिंपल है, ध्यान दो, देखो तुम्हें अप्रोच कैसे करना है, मैं अप्रोच बता देता हूँ। अप्रोच सुनो, मेरा पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वाली लाइन को तो भूलना ही मत, रटते जाओ, मतलब इसका गुणगान गाते रहो जब भी ग्राफ आए। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है p/v वर्सेस 1/v के बीच में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसको p/v बनाना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, p/v, pv को मैं v² से डिवाइड करूंगा और इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, p/v इज इक्वल टू k/v², ये बन जाएगा, बोलो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू k 1/v का होल स्क्वायर।
अब ये कौन सा तुम्हें लग रहा है, अगर मैं इसको x मान लूं 1/v को, तो मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर बन गया। ठीक है, तो ये मेरा कैसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे अप्रोच किया, बोलो। बेटा सारे ग्राफ तुम्हें सिखा दूंगा ऐसे, मतलब जिसको आते हैं बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आते ठीक है बेटा कुछ भी नहीं करना, जोन सा तुम्हें यहाँ पर दिया होता है ना, उसको तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करके कन्वर्ट कर लेना, उसको दोबारा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं तुम्हें ग्राफ बनाने को कहता हूँ, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ p/v वर्सेस 1/v स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, तो अब हम इसका कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है, वही सीन होगा, p इक्वल टू k होता है। ठीक है, तो p/v बनाना है उसको, मैं pv को p/v कैसे बना सकता हूँ, v स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ v स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, p/v तो बन गया। ठीक है, और k और 1/v स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है, तो अब ये मेरा क्या बन गया, x बन गया। ठीक है, इसको मैं x मान लूंगा, इसको y, तो मेरा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, समझ गए, सिंपल था, टेक्निक समझ गए कैसे करना है, हमें बस उसको कन्वर्ट कर लेना इसको यूज करके। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखो, अगला देखो, अगला मुझे ग्राफ बनाना है log v वर्सेस log p के बीच में, log p वर्सेस log v। ठीक है, हाँ बेटा वो करेगा पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम पास नहीं करते, बाकी जनरली करते हैं। ठीक है, log p वर्सेस log p के, देखो अब देखो, log मेरा pv जो होता है, pv क्या होता है मेरा k के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ log ले लो, log लेना आता है सबको, log p प्लस log v इज इक्वल टू log k हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरा log k एक तरह से अपने आप में कांस्टेंट ही है। ठीक है, अगर मैं log 2 बोलूंगा तो वो तो कांस्टेंट ही हो गया ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log p प्लस log v इज इक्वल टू, अब मैं इसको मान लो इस k से डिनोट कर रहा हूँ, log k भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, कोई वैल्यू होगी, क्योंकि k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो log होगा वो भी कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो। अगर मैं log 2 का बोलूं तो log 2 कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं log p लिखूं, वो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस log v प्लस k आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो। अब ये कौन सा टाइप का ग्राफ बन गया मेरा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला, तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, जिसका एंगल कितना होगा, ये 135, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्लोप क्या -1। ठीक है, और tan थीटा -1 करूंगा अगर मैं, ठीक है, तो मेरा थीटा क्या आ जाता है, 135, समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक इस लो के सिग्निफिकेंस सोचो, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, वाई द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों अपने साथ कैरी करते हैं, बताना, रीजन पता है किसी को। ठीक है, देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है ऊपर, एट हाई एल्टीट्यूड्स की बात करूं अगर मैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे मेरा क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या हो सकता है, प्रेशर डिक्रीज हो गया, सो वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें पता है यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। ठीक है, सबको पता है ये बात। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है, अगर मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी एयर की, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, समझ रहे हो, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, अगर मेरी वॉल्यूम बढ़ गई है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर डेंसिटी कम हो गई है तो मेरा एक बात बताओ, पहले मान लो ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक में इतनी सारी डेंसिटी थी ऑक्सीजन की, अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो इतनी हर जगह स्कैटर हो गई है,
तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी भी कम हो गई है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सो लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीदिंग के लिए हमारे पास, और डेंसिटी क्या है ऑक्सीजन की कम हो गई है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हमारे माउंटेनियर्स सिलेंडर्स यूज करते हैं। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, समझ मजेदार चीज थी, समझे। ठीक है, अब अगला लो लिखो, चार्ल्स लो। अब चार्ल्स लो, तुम्हें चार्ल्स से कुछ माइंड में आ रहा है, चार्ल्स सुन के लग रहा है कोई राजा वाली फीलिंग आ रही है, राजा राजा वाली फीलिंग आ रही है, राजा वाली फीलिंग आ रही है, चार्ल्स, किंग चार्ल्स था एक। ठीक है, आ रही है। तो एक बात बताओ, जो किंग्स होते थे पुराने जमाने के, वो अपनी जनता पर क्या लगा के रखते थे, अपनी प्रजा पे क्या रखते थे, प्रजा पे क्या रखते थे। ठीक है, अब जो प्रिंस होते हैं वो अपनी प्रजा पे एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, प्रेशर लगा के रखते थे, मतलब प्रेशराइज करते थे अपनी जनता को। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में मेरा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। समझ रहे हो, मतलब ये याद करने का तरीका है, वरना आगे जाके तुम मिक्स हो जाते हो कि इसमें क्या कांस्टेंट रखते। ठीक है, समझे, मजेदार चीज लगी, थोड़ा सा रिलेट कर पाए ताकि तुम्हें याद रहे। अब एक बात बताओ, इसके अंदर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में तुम्हें बॉयल से कुछ याद फीलिंग आ रही है, बॉइलिंग, बॉइलिंग की फीलिंग आ रही है बॉयल से, बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट करती है। ये याद करने के छोटे छोटे तरीके होते हैं, बॉयल से बॉइलिंग ध्यान आ रहा है, बॉइलिंग में हमारा टेम्परेचर से काम होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। हाँ, बॉयल से मोमोज तुम्हें याद आ रहे हैं, मोमोज, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद देखो चार्ल्स लो क्या कहता है। ठीक है, चार्ल्स लो क्या कहता है, सिंपल सा बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। अब तुम खुद बता दो क्या होगा इसमें, तुम्हें थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा। अगर मैं प्रेशर और एन कांस्टेंट कर दिया, जो मेरी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, और टेम्परेचर भी कौन सा, इन केल्विन। इस बात का ध्यान देना। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, हमारा इसमें टेम्परेचर के और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो मेरी टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, बढ़ू आगे। बेटा सी में हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, अभी बता दूंगा। ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन होती है, आइए एक और तरीके से समझते हैं, चार्ल्स ने खुद समझा था इसको। ठीक है, बेटा कुछ भी नहीं है जिया, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं और गिवन और एन को भी कांस्टेंट रख रहा हूं, तो जो मेरी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, एट वो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में ही रखना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, तुम्हारी एनसीईआरटी में मिलेगी तुम्हें। ठीक है, वो है उन्होंने प्रोसेस कैसे किया था, उन्होंने क्या चीज देखी, उन्होंने देखो एक ऐसी चीज देखी कि जब उन्होंने टेम्परेचर को ना, मान लो टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज किया, 1 डिग्री से राइज किया। ठीक है, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज किया, तो मेरी जो वॉल्यूम थी ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम के अंदर कितने का इंक्रीज आ गया, 1/273। ठीक है, वो भी जितनी मेरी वॉल्यूम थी, ठीक है, उसका 1/273 इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं, मान लो मैंने, मेरी स्टार्टिंग में वॉल्यूम कुछ थी, वी नोट थी। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरी वी नोट थी, वी नोट मेरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वी नोट मेरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये चीज कंक्लूजन करके बताया इससे। ठीक है, तो मैं एक पूरा एग्जैक्ट मेथड ही बता रहा हूँ, उन्होंने क्या चीज देखी थी, उससे फिर इन्होंने ये चीज बोली थी। बाकी तुम्हारा इससे काम चल जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या किया था। पहले ये मान लो वी नोट क्या है, मेरी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हो, वी नोट क्या, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, देखो अगर मैंने 1 डिग्री से क्या किया, राइस किया। ठीक है, 1 डिग्री से मैंने
राइज किया तो मेरा क्या हो रहा है, मेरी जो वॉल्यूम आई है वो क्या हो गया, 1/273 टाइम्स ऑफ वी नोट ऐड हो गई। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, वी नोट का 273 का 1/273 मेरी ऐड हो गई जो पुरानी थी। अगर मान लो मैंने V2 किया तो मेरा क्या होगा, वी नोट प्लस वी नोट इंटू 2/273। ठीक है, अगर मैं V3 कर रहा था तो वी नोट प्लस वी नोट इंटू 3/273। तो उन्होंने ऐसे करके क्या एक फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने क्या बोला, जो मेरी वॉल्यूम एट टेम्परेचर T है, ठीक है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम एट 0 केल्विन 0 सेल्सियस, ठीक है, प्लस वी नोट इंटू, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं टेम्प टी की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको टी डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मेरा 1 था तो 1 आ रहा था, 2 था तो 2, 3 था तो 3, तो ऐसे अगर टी हो जाएगा तो टी नोट सी हो जाएगा। ये समझ रहे हो, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो मैं वीटी को क्या लिख सकता हूँ, मैं वीटी को लिख सकता हूँ वी नोट 1 प्लस टी नोट सी बाई 273, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वीटी क्या हो जाएगा, वी नोट 273 प्लस टी नोट सी बाई 273, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। बोलो, अब तुम्हें अच्छे से पता है 273 प्लस टी नोट सी जो होता है वो मेरा टेम्परेचर इन केल्विन होता है, पता है सबको। ठीक है, तो मेरा वी टी क्या हो गया, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, वी नोट इंटू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, बाई 273। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये तो मेरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां से ये चीज आई थी, समझ रहे हो, मतलब उन्होंने सेल्सियस से स्टार्ट किया था और वहां से मेरा ये क्या, एक एब्सोल्यूट स्केल आया था, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल था जो हम केल्विन में यूज करते हैं, वो यहीं से कहीं से आया था। ठीक है, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो मैं इसकी और डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, लिख लेना डेफिनेशन। ठीक है, चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of gas increases or decreases by 1/273 times its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree, for every 1 degree rise or fall in temperature, provided the pressure is kept constant। समझ रहे हो, तो ये वाली डेफिनेशन क्या बन गई बेटा, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाएगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने पे मेरा टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो अगर डिक्रीज करूँ तो डिक्रीज हो जाएगी। मैंने यहाँ इंक्रीज वाला केस बताया, सीधी सी बात है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रही थी, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो मेरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो मैं इसका एक और चीज क्या लिख सकता हूँ, सत्यम अभी बताऊंगा, -273 का भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अगर अभी मैंने ये बात ही लिखी है, ध्यान दो इधर, ये बात मैं के जान के लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे केल्विन में। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर टेम्परेचर है, ठीक है, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसको एक और स्टेप में लिख लो, V इज इक्वल टू K इंटू टी लिख सकता हूँ इसको। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये लिख सकता हूँ। बोलो बेटा, समझ रहा है तो पूछ लेना, सिंपल सी चीज है अभी तो, ये T2 सॉरी, समझ गए इतनी बात, बोलो। ठीक है, तो आइए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब तुम एक और चीज मुझे अपने आप बता दो। ठीक है, मेरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है,
ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू NRT/P बाई ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये मेरा K के इक्वल हो गई। तो मेरा कांस्टेंट क्या हो गया, NR/P। ठीक है, समझ गए, बोलो। बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, इन केल्विन। बेटा योगेश वो इन्हीं को सोल्व करके आया था जो भी हम सीख रहे हैं ना, लेकिन अब हमें वो पता होता है तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन P=NRT इन्हीं से ही आई थी, अभी एंड में डिराइव करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाना चाहूँ कैसा बनेगा बताना, ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी बोलो। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन और इसको डॉटेड कर देना बस। ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है। जिसका यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा निकालूं, ठीक है, थीटा ये है, तो अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो मेरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, NR/P के, क्योंकि वो स्लोप के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं NR/P लिख सकता हूँ इसको। बेटा कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम मेरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो ये मेरा y=mx का ग्राफ ना बन गया। तो बेटा अगर ये भी पूछोगे कैसे बना, फिर तो दिक्कत वाली बात है, अगर सिंपल सिंपल ग्राफ में भी तुम्हें दिक्कत आ रही। अब एक बात बताओ, ये ग्राफ P और टेम्परेचर के बीच में बना है एट कांस्टेंट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो लिख लेना आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्निकल डेफिनेशन है, तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर अब मैं तुम्हें बोलूं, अगर अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन क्या है तुमसे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो कैसा बनेगा बताना, कैसा बनेगा। बेटा यहाँ आइसोबार का मतलब होता है ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जिसको समझ नहीं आ रहा उसको मैं सिंपली भाषा में समझाना चाहूंगा। ठीक है, मेरा वॉल्यूम क्या होता है, NR/P इंटू टेम्परेचर इन केल्विन, यही होता है वॉल्यूम। P=NRT लगाऊंगा तो P इधर से इधर चला जाएगा, बताओ सबको पता है इतनी बात, जल्दी बोलो, पता है, बोलो। तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, NR/P, और टेम्परेचर में क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूं अंदर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज दिख रही है, ये मेरा कौन सा टाइप का ग्राफ बन रहा है, y=mx, ठीक है, mx+c का ग्राफ बन रहा है, बोलो, दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा y है, ये मेरा x हो गया, ठीक है, ये मेरा c हो गया, ये मेरा m हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, मेरा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसके अंदर, मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, जीरो करना है, वॉल्यूम को अगर जीरो करना है तो मेरा वो कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो ये मेरा जो टेम्परेचर आता है वो होता है -273 सेल्सियस, मतलब क्या हो गया, -273 सेल्सियस पे आकर ये मेरी लाइन यहाँ मर्ज होती है। ठीक है, ठीक है, तो एक नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, -273 डिग्री सेल्सियस is the lowest possible temperature at which the volume of gas becomes zero।
इसको क्यों, मतलब क्यों, बिकॉज बिलो दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव विच इज मीनिंगलेस, क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, और एक और बात लिख लो, हेंस -273 सेल्सियस is the lowest possible temperature which can be achieved hypothetically। समझ रहे हो, हाइपोथेटिकली हम इसको अचीव कर सकते हैं, बिकॉज gases cease to exist much before this temperature। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है ये मैंने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब -273 टेम्परेचर अटेन करने से पहले गैसेस खत्म हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये भी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इतना तो हम, ये भी मतलब एक तरह से बस नोटबुक के लिए बना है। ठीक है, इतना तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले मेरी वॉल्यूम क्या हो जाती है, जीरो। जीरो गैस की वॉल्यूम कोई मीनिंगलेस बात हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम गैस की जीरो हो गई, जो कि मीनिंगलेस है। मतलब क्या हो गया कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है बस, जो हम अचीव कर सकते हैं, एक्चुअली में नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, बस एक नोट है तुम्हारे लिए, बस काम आएगा, बस तुम्हें बस ये ध्यान देना है, -273 पॉसिबल टेम्परेचर है, वो भी हाइपोथेटिकल। ठीक है, मतलब कि इस टेम्परेचर में वॉल्यूम जीरो हो जाएगी गैस की, जो कि एक हाइपोथेटिकल है, मीनिंगलेस बात है। ठीक है, जीरो तुम्हें पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो गई तो वो गैस क्या रही बेटा, ये मतलब हाइपोथेटिकल है, बस ग्राफ की वजह से आ गया, एक्स्ट्रापोलेट करने की वजह से। ग्राफ हमारे एक्स्ट्रापोलेशन से है, एक्स्ट्रापोलेशन वाला हाइपोथेटिकल चीज होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर ग्राफ बनवाना चाहूँ, ठीक है, अब तुम्हारे साथ मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ। ठीक है, तो मेरे साथ आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, हम ज्यादातर केल्विन वाले टेम्परेचर बनाते हैं, बस एक ग्राफ था सेल्सियस वाला, वो तुम्हें दिखाने के लिए बस। ठीक है, बाकी सारे हम केल्विन के बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे तीन प्रेशर ले लूं, तीन प्रेशर की वैल्यू ले लूं, ठीक है, तीन प्रेशर कौन कौन से मेरे, P1, P2 और P3, तो अब मुझे बता दो P1, P2 और P3 में बड़ा कौन होगा, मुझे बता दो P1, P2, P3 में बड़ा कौन होगा, बोलो बड़ा कौन होगा। ठीक है, तो मैं मान लो इसको मैं बोल रहा हूं, इसको θ1, ठीक है, इसको θ2, इसको θ3, मान लो मैं ये बोल रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारा PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, और अब तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर की बात करना है, तो मेरा प्रेशर जो है, ठीक है, प्रेशर को मैं यार ऐसे लिख सकता हूँ, V जो है वो क्या है, nRT/P, ऐसे भी हमने लिखा था, और ये मेरी क्या थी, ये मेरी क्या है, स्लोप है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। ये बात समझ रहे हो, यहां से ये मेरी स्लोप थी, और स्लोप मेरी क्या है, P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा मेरी स्लोप होएगी उतना ज्यादा मेरा, उतना ही कम प्रेशर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरा θ1 सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर θ2 है, फिर θ3 है, यही है ना। लेकिन इसका मतलब मेरा क्या हो गया, P1 सबसे छोटा है, फिर P2 आ गया, और फिर P3 आ गया। समझ गए, बोलो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा P3 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर इसको पिछली बार की तरह क्यों नहीं किया, पिछली बार की तरह भी कर सकते हैं। पिछली बार हम ये कंसेप्ट इसलिए नहीं लगा पाए थे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, स्ट्रेट लाइन में हम ये स्लोप वाली चीज लगा पाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में ये लगती होती है। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताई थी कि जो मेरी स्लोप है, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो nR/P है। ठीक है, और अगर मैं V और T के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, P और T के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो मेरा ये वाली पार्ट क्या होएगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा ये मेरा। ठीक है, और ये जो m है मेरा, m मेरी ये है, ये वाला nR/P है। अब तुम्हें अच्छे से पता है जितना ज्यादा P की वैल्यू होगी उतना ये स्लोप कम होगा पूरे की वैल्यू, क्योंकि स्लोप की वैल्यू मेरी ये पूरी है और ये वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो मतलब जितना ज्यादा स्लोप, स्लोप मतलब क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, जितना ज्यादा मेरा tan थीटा होगा उतनी स्लोप मेरी कम होगी, ज्यादा होगी और उतना मेरा पी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा tan थीटा किसका आएगा, P1 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे कम इसकी क्या आ गई वैल्यू, किसकी, प्रेशर की। तो मतलब मेरा ऑर्डर ये हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो तो हम हर जगह लगा सकते हैं। जैसे देखो, सीख लो, लगाना तुम्हें कोई भी है। ठीक है, जैसे भी मैंने तुम्हें ये करके दिखाया था। ठीक है, ये मान लो 3 है मेरे। ठीक है, P1, P2 और P3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, मर्जी है चाहे तुम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी, T1, T2 और T3, ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, मेरा P जो होता है nRT/V होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये बात बोल सकता हूँ। अभी सीधी सी बात है, जितना टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा उतना ही प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। तो अब तुम खुद बता दो, टेम्परेचर सबसे बड़ा ये है तो प्रेशर भी सबसे बड़ा ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, P1 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P3। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं सर एक बार टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दो। लो बेटा, कांस्टेंट करके देख लो। देखो, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट करता हूँ, कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, ठीक है, तो मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी, P3, ये मेरा P2, ये मेरा P1। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये देख लेना है, P = nRT/V होता है, ये बोल सकते हो। या तुम क्या बोल सकते हो, सॉरी ये मेरी सारी क्या आ गई है, वॉल्यूम है सॉरी। ठीक है, वॉल्यूम। अब तुम्हें वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन निकाल लेना है। तो तुम्हें अच्छे से पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा मेरी वॉल्यूम होगी उतना कम प्रेशर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मेरी कौन सी है, ये, तो सबसे कम प्रेशर यही हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम से भी समझ गए, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। ठीक है, आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, तो कोई भी तुम ले सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें ग्राफ देता हूँ जो तुम्हें प्लॉट करनी है। ठीक है, तो तुम्हारा ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा, तुम ये मुझे ग्राफ बना के दोगे या अभी भेजोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ। मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ किसके बीच के में बनाना है, V/T वर्सेस T। ठीक है, दूसरा बनाना है VT वर्सेस T। ठीक है, तीसरा बनाना है VT वर्सेस T²। ठीक है, नोट कर लो बेटा, तुम्हें बना के भेजने हैं मुझे, अब मैंने तुम्हें सिखा दिया। चौथा बनाना है V वर्सेस 1/T। पांचवा बनाना है log V वर्सेस log T। ठीक है, और छठा बनाना है V वर्सेस √T। बना लोगे, ठीक है, ट्राई करना, अगली क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, और एक और चीज मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ। एक मेरा ग्राफ होता है, ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। अगर मुझे y = EX का ग्राफ बनाना है, हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, y = EX का ग्राफ बनाना है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता होता है। मैं तुम्हें एक बार ये बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता है y = EX का। तो इसको नोट कर लेना, ये यूज होगा इनमें से किसी में। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, अगला लिख लो, अगला लिखो, गेलू-सेक्स लो। अगली हेडिंग डालो। ठीक है, ये मुझे क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो मेरा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की इन केल्विन। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P = KT बोल सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, P1 अपॉन P2, ये बोल सकता हूँ। इसको बताओ, P1/T1 = P2/T2, ये बोल सकता हूँ। बोलो, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, बोलो, सिंपल सी बात है। इसमें मेरा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट लिख लेना, वॉल्यूम एंड n कांस्टेंट होता है, n तो सब में ही कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो इसमें मेन जो होता है वो वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, एन तो बेटा सब में कांस्टेंट था। ठीक है, अभी तक जितने पढ़े हैं हमने, समझ गए? ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको भी चार्ल्स लॉ की तरह मैथमेटिकली लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? जो प्रेशर एट टेम्परेचर टी है, ठीक है, प्रेशर एट टेम्परेचर टी है, वो क्या है मेरा? पी नोट प्लस पी नोट इंटू, ठीक है। तो जो मैंने उसके लिए लिखवाई थी इसमें भी सेम लिख सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, क्या बोल सकते हैं? द प्रेशर, तुम अपने आप भी लिख सकते हो इसका, द प्रेशर ऑफ अ गिवन mass of gas increases or decreases by 1 by 273 times its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature provided the volume is kept constant। ठीक है, ये इसकी एक और डेफिनेशन हो गई। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, पहले वाली नॉर्मल है, ये बड़ी, ये उसकी ये लगा लो कि यहां से ही वो वाली आती है, समझ रहे हो? मतलब जो ये वाली जो डेफिनेशन आई है, ठीक है, जो ये वाली डेफिनेशन आई है वो हमारी मैथमेटिकल वाले से ही आती है। ठीक है, तो एक और चीज सुनो, याद करो, याद करो, हम गर्मियों में क्या बोलते हैं? गर्मियों में हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो टायर है, एमआरएफ के जो मेरे टायर लगे हुए हैं मेरी गाड़ी में, ठीक है, वो बर्स्ट हो गए। बर्स्ट वो इसलिए होते हैं क्योंकि मेरा क्या हो जाता है? टेम्परेचर राइज होता है। अच्छे से पता है, गर्मियों में टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज होने से गैसेस का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरे टायर क्या हो जाते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है? ठीक है, इसके भी ग्राफ्स मैं तुम्हें दे रहा हूं जो तुम्हें ड्रॉ करने हैं, तो लिख लो ग्राफ्स कौन कौन से तुम्हें ड्रॉ करने हैं। बेटा कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली है कि जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब तुम्हें कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं तो लिख लो ग्राफ्स कौन कौन से बनाने हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो तुम्हें मुझे बना के देने। हाँ बेटा, ये तभी तुम्हारे टायर जो होते हैं पंचर होते हैं गर्मियों में। याद है ना, सुनते हो, गर्मियों में तुम्हारे ज्यादा टायर पंचर होते हैं साइकिल के। ठीक है, वो यही रीजन होता है। ठीक है, समझ रहे हो इसकी एप्लीकेशन क्या है? पिछले की एप्लीकेशन देखना चाहोगे? याद करो, याद करो। अगर मैं, कोई भी चीज है, ठीक है, जब मैं नीचे से उसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ाने से मेरी क्या हो रही है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम्हें जो ग्राफ बनाने हैं वो लिख लो कौन कौन से बनाने हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दूसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ क्या है? पी बाई टी वर्सेस टी का। ठीक है, चौथा ग्राफ क्या है? पीटी वर्सेस टी का। पांचवा क्या है? पीटी वर्सेस टी स्क्वायर का। फिर क्या है मेरा? पी वर्सेस अंडर रूट टी का। ठीक है, और लास्ट किसके बीच में बनाना है तुम्हें? पी वर्सेस 1/t का। जिसने ये वाला ग्राफ बना दिया ना, ये वाला, तो समझ जाना उसका ग्राफ के ऊपर बहुत तगड़ा कमांड है, जिसने ये वाला ग्राफ बना के मुझे दे दिया। ठीक है, जिसने आप सोच लो कि तुम्हारा ये तरह डिसाइड करेगा तुम्हारा कितना ग्राफ पे कमांड है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट 5 मिनट की है। एवोगैड्रोस लॉ तुम्हें आता ही है ना? एवोगैड्रोस लॉ आता है, क्या होता है? एवोगैड्रोस लॉ कर लो बेटा, लॉस हमारे चारों खत्म हो जाएंगे। एक खत्म ही करके चलते हैं ना लॉस को, कुछ है तो सही नहीं। 2 मिनट लगेंगे।
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मेरी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की। लो क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। यही था, और क्या था? ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं, इफ, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, V1 अपॉन V2 इजिकल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, अगर मेरा V भी कांस्टेंट हो जाए, मतलब मेरा V1 और V2 इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर मेरा ऐसा हो जाए तो मेरा N1 और N2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, तो विलियम और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये मेरी इक्वेशन होगी। अगर मेरी ये भी इक्वल हो गई तो ये होगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूँ, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर conditions of pressure and temperature equal volumes of all gases contain equal number of moles and hence equal number of molecules। समझ रहे हो, मतलब मोलिक्यूल्स तक। ठीक है, नोट बना के लिख लेना। एक, एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, एटम्स मे बी डिफरेंट, मतलब जरूरी नहीं है एटम्स भी सेम आ जाए। हमारे मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे। ठीक है, समझ गए? बोलो। हाँ, अपने वाले भेज दूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करवा दोगे या 2 मिनट की है, तुम्हारा अंदर की सेटिस्फेक्शन ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, बहुत तुम्हें इंटरेस्टेड आ रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मैं भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चार्ल्स लो मेरा क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ठीक है, बॉयल्स लो क्या कहता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है। ठीक है, गेलू-सेक्स लो क्या कहता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, ये भी केल्विन वाला है। ठीक है, एवोगैड्रोस लो क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर मैं इन सबको मर्ज कर दूं, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, अगर मैं चारों इक्वेशंस को ले लूं तो मेरा क्या बन जाता है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू RNT। ठीक है, जहां पर मेरा वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या मैं उसको सिंपली गैस कांस्टेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और क्या हो सकती है, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और क्या हो सकती है, 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आर की वैल्यूज हो सकती है। इस चैप्टर में हमारी सबसे ज्यादा ये यूज होगी। ठीक है, तो इसको तो कभी मत भूलना। ठीक है, इसको कभी भी मत भूलना। और एक और छोटा सा हिंट लिख लो, अगर मैं 0.0821 को 273 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वो 22.4 देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्टकट होगा, जब तुम्हें टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना होगा ना इससे, तो तुम्हें पहले से ही वैल्यू है। ठीक है, और अगर मैं 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 24.63 देता है। बेटा ये तुम्हारे कैलकुलेशन में तहलका मचा देगी, अगर तुमने ये वाली बात ध्यान रखी, तुम्हारी आधी कैलकुलेशन बच जाएगी। जैसे तुम्हारे एटॉमिक में मैंने तुम्हें टाइम बताया था ना, तो इसमें भी तुम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर तुम दोनों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, इसको करोगे तो ये मिलेगा। ये तुमने याद रख लिया, तुम्हारा
जिंदगी सवर जाएगी।